Okay, so in the last class we have theoretically learned about one of the data structure that was linked list, right? ठीक है? So let me open a word to write something. Sequential drive that use the structures. Linked list, right? So we have seen the difference between a typical array implementation and a linked list, right? So what were three things that I told you about the linked list? Data pointer. आने तो तीन चीजें बताई थी ना लिंक लिस्ट के बारे में. अरे के बारे में तीन चीज क्या बताई थी? कॉन्टिजियस है. एक तुमने बोला होमोजीनियस, राइट? होमोजीनियस. अरे के बारे में एक प्रॉपर्टी क्या थी? होमोजीनियस. दूसरी चीज क्या थी? कॉन्टिजियस एलोकेशन, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन. फोन बेटा बंद कर लो. तीसरा क्या था? रैंडमली एक्सेस, रैंडमली एक्सेसिबल. ठीक है. ठीक है. लिंक लिस्ट के बारे में क्या था? होमोजीनियस जो प्रॉपर्टी थी वो मेंटेन रह सकती है कि नहीं रह सकती है? यहाँ पर लिंक लिस्ट में होमोजीनियस प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी? होमोजीनियस का मतलब क्या था? एलिमेंट एक टाइप के होंगे, राइट? अगर इंटीजर अरे है तो सारे के सारे इंटीजर रहेंगे. लिंक लिस्ट की बात करें तो क्या होमोजेनिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं या उसको मेंटेन किए बिना काम कर सकते हैं? कैसे? जो नोड बनाओगे तुम, नोड किसी एक टाइप का डिफाइन करोगे ना, उसमें डाटा पार्ट होगा. डाटा टाइप डिफाइन किससे होगा? प्रिमिटिव से होगा. तो इसका मतलब सारे डाटा एलिमेंट जितने भी नोड होंगे सबके सेम होंगे, तो होमोजेनिटी तो यहाँ मेंटेन हो जाएगी, है ना? ये भी होमोजीनियस होगा तुम्हारा, करेक्ट? दूसरी बात क्या है? क्या इसमें कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होगा? अरे में तो मेमोरी का जो फिजिकल लोकेशन है वो एक ही जगह इंडेक्स 0 से लेकर के इंडेक्स n तक के लिए जितने जितने मतलब स्पेस की रिक्वायरमेंट है 4-4 बाइट की, एक ही जगह पे लोकेशन हो रिजर्व कर दी जाती है, राइट? इसमें क्या होता है, आप नोड बाय नोड मांगते हो कंप्यूटर से, और वो नोड उतनी स्पेस के लिए चाहे पूरे हीप में कहीं भी मौजूद हो वो उठा करके आपको रिटर्न कर देता है. तो यहाँ पे कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है. सो इट्स नॉट अ कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन. ठीक है. अरे आपका रैंडमली एक्सेस था, यानी किसी भी इंडेक्स पोजीशन को आप बताओ और उस इंडेक्स पोजीशन से आप उठा करके उसकी वैल्यू को पिक कर लो. इसमें सीक्वेंशियली आपको स्टार्टिंग पोजीशन से ट्रैवर्स करना पड़ेगा टिल जिस लोकेशन पे आपको पहुंचना है या टिल द एंड. ठीक है. तो ये क्या है? सीक्वेंशियल. ठीक है. ओके. तो अरे का जो स्ट्रक्चर होता है, अरे बेसिकली जो है वो आपकी जो लैंग्वेज है वो खुद प्रोवाइड करता है अरे बनाने का तरीका आपको, राइट? यू जस्ट प्रोवाइड अ डाटा टाइप विद अ स्क्वायर ब्रैकेट विद द साइज दैट बिकम्स अरे, राइट? ये अरे हो जाती है. लिंक्ड लिस्ट में आपको नोड बाय नोड मेमोरी मांगनी पड़ती है. अब ये नोड में डाटा एलिमेंट होगा और इसमें एक पॉइंटर होगा जो कि एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट नोड का. लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राइट? छोटी क्लास में डिस्कस किया था. नाउ दिस इज नॉट अ प्रिमिटिव टाइप. ये जो नोड हमें मिल रहा है ये प्रिमिटिव टाइप का नहीं है, या इसका कोई इनबिल्ट कोई तरीका लैंग्वेज के अंदर नहीं है, जैसे अरे का तरीका लैंग्वेज के अंदर
मौजूद है कि आप इंटीजर अरे बनाना चाहो तो इंट x विद स्क्वायर ब्रैकेट करो, साइज दे दो, दैट बिकम्स अ इंटीजर अरे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताया था कि नोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा या आपको एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाना पड़ेगा, है ना, जिसका स्ट्रक्चर दो पार्ट में होगा, एक डाटा पार्ट होगा और एक पॉइंटर पार्ट होगा जो कि एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, करेक्ट। तो जब भी हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हैं सी में, तो हम स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इज द कीवर्ड, इसको हम यूज करते हैं टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूजर डिफाइंड और डिराइव डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, डिराइव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें जो उनके जो सब एलिमेंट्स होंगे वो सारे प्रिमिटिव से ही डिराइव होंगे, यानी प्रिमिटिव एलिमेंट ही उसमें यूज होंगे, दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, करेक्ट। तो पिछली बार आपको बोला भी था कि स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ के आना, पता नहीं पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, नहीं पढ़ के आए हो ना, ये तो गड़बड़ करते हो। सी में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने वैसे। कुछ ट्यूटोरियल मैंने ऐसे ओपन कर लिए हैं गूगल करके, इससे समझना थोड़ा सा आसान है। देखिए, अपने प्रोग्राम में जब आप ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हैं, तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए आप उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, राइट, इसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो कीवर्ड जो है उसका भी नाम क्या है, स्ट्रक्ट। कीवर्ड जो आप यूज करेंगे सी लैंग्वेज में उसका नाम है स्ट्रक्ट। फिर आप नाम देंगे जिस नाम से आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रक्ट। ठीक है, कीवर्ड आपने यूज करा स्ट्रक्ट, उसका नाम दिया माई स्ट्रक्ट, जैसे वेरिएबल इंट देते हैं, इंट के साथ एक्स देते हैं, एक्स इज द नेम दैट यू प्रोवाइड, राइट। सिमिलरली माई स्ट्रक्ट समझ लो आप नाम प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल आप बाइफरकेट कर रहे हो स्ट्रक्चर का, जो कि प्रिमिटिव टाइप से आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय स्ट्रक्चर विल कंटेन 3 एलिमेंट्स, वन एलिमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर 4 बाइट, द अदर एलिमेंट इज गोइंग टू बी अ अरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये कितना बाइट लेगा, 8 लेगा, राइट। 8 साइज है, हर कैरेक्टर की साइज 1 होती है, तो 8 हो गई, पहले की 4 हो गई, 4 प्लस 8 16। फ्लोट वेर 3, फ्लोट की साइज कितनी होती है, 4 बाइट्स अगेन, करेक्ट। 16 प्लस 4 20, यानी 20 बाइट्स आपकी जो मेमोरी में एलोकेशन, ये इस स्ट्रक्चर के लिए अगर हम इसको इनिशियलाइज करेंगे किसी एक वेरिएबल से तो उसके लिए असाइन हो जाएगी। अब हम जितने चाहे इसके एलिमेंट बना सकते हैं, जैसे कि आप जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं उसमें साँचे देखेंगे, साँचे उसके, है ना, उस साँचे को साँचा एक होता है, तो ये आपका साँचा है जिसमें उसके डायमेंशन सब बता रहे हैं। ठीक है, कि साँचे में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, फिर उस साँचे को यूज करके जितने चाहे आप ब्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, इंट क्या है, एक टाइप है, इंट x1, इंट x2, इंट x3, जितने चाहे आप उसके वेरिएबल बना सकते हैं, राइट। उसी तरह ये जो माई स्ट्रक्ट आपने एक नया डाटा टाइप बनाया है, क्या बनाया है, नया डाटा टाइप बनाया है। ठीक है, इस डाटा टाइप को यूज करके आप इसके जितने चाहे इंस्टांसेस बना सकते हैं, यानी जितने चाहे एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका मेमोरी एलोकेशन दिखा रहा है कि जैसे 4 बाइट हो गई आपकी इंटीजर के लिए, 8 बाइट हो गई कैरेक्टर अरे के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इंटीजर ही इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर कैरेक्टर अरे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट, या कोई भी किसी टाइप का अरे डिफाइन कर सकते हैं इनफैक्ट। फिर फ्लोटिंग वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली अब ये वाला देख लीजिए थोड़ा सा। Similarly here also struct keyword is used, geeks और geeks is the name given। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि दो अरे डिफाइंड है, इसके जो एलिमेंट है इस स्ट्रक्चर के, geeks और geeks के, इसके दो अरे हैं, एक कैरेक्टर नेम करके है जिसमें 10 एलिमेंट है, यानी 10 कैरेक्टर का साइज हो सकता है इसका। दूसरा इंटीजर आईडी 5, यानी 5 आईडीज आप स्टोर कर सकते हैं इसमें, टाइप ऑफ इंटीजर। फ्लोट सैलरी, ये देखिए स्ट्रक्चर जो है ये क्या दिख रहा है, एड्रेस। किसी एम्प्लॉय का अगर एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हैं, एड्रेस आप एक स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर के अरे में भी स्टोर कर सकते हैं, राइट, एक पूरे कैरेक्टर के अरे में भी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं।
लेकिन जब आपको बाइफरगेट करना हो, जैसे मैं पूछूं कि भाई पिन 110062 क्योंकि यहाँ का पिन है आपका, यहाँ से कितने स्टूडेंट हमारे हमदर्द में आते हैं, तब क्या करना पड़ेगा आपको, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पार्स करना पड़ेगा, राइट, करेक्ट। जितने भी स्टूडेंट, सबकी स्ट्रिंग को बारी बारी उठाना पड़ेगा, एड्रेस वाली स्ट्रिंग को, और उनको पार्स करना पड़ेगा। पार्स करके उनको आप किसी डेलिमिनेटर यानी किसी ऐसे एलिमेंट से आप डिस्टिंग्विश करेंगे, जैसे मान लीजिए हाइफन लगाया आपने, पिन लिख करके हाइफन लगाया, तो आप हाइफन से डिस्टिंग्विश करेंगे, इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो हमारा पिन कोड है ना। मिस्टेक से किसी ने हाइफन कहीं और अपने एड्रेस में भी लगा रखा है, तो आप पार्स करने में आपको कंफ्यूजन होगा, यानी प्रोग्राम आपका बग फ्री होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है कि भाई नाम के लिए आपने एक अरे ऑफ कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, यानी नाम जो हो सकता है वो 50 कैरेक्टर तक का हो सकता है, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, स्ट्रीट की 100 कैरेक्टर की साइज हो सकती है, ठीक है, ये सब आप स्ट्रिंग में इनपुट कर सकते हैं। सिटी अगेन फॉर 50 कैरेक्टर्स लेंथ हो सकती है इसकी। स्टेट का फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं, यूपी या दिल्ली, एनीवेज, तो 20 कैरेक्टर तक अलाउड कर दिया मैंने। फिर पिन इंटीजर, ठीक है, जिसमें आप 6 डिजिट अपना स्टोर कर लें। तो ये जब आपका स्ट्रक्चर अलग अलग बन गया है, तब क्या कहेंगे, आप एड्रेस का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, से माई एड्रेस, ठीक है। फिर माई एड्रेस डॉट पिन अगर आप करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर पिन एक्सेसिबल होगी जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है इधर गैस? मैं प्रोग्राम दिखा के आपको समझा देता हूं। देखिए studio.h के साथ यहाँ क्या इंक्लूड करा गया है, string.h, क्योंकि string.h का एक फंक्शन हम यूज करने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग कॉपी strcpy फंक्शन, इसको हम यूज करने वाले हैं जो string.h के अंदर मौजूद है। तो अब की बार इस प्रोग्राम में मैंने studio.h के साथ साथ string.h को भी इंक्लूड करा है, सिर्फ इस फंक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है। डिफाइन करा हमने बुक्स के नाम से स्ट्रक्चर को, और उस बुक्स में हमने कहा कि भाई क्या क्या होगा, बुक्स का टाइटल होगा, बुक्स का ऑथर होगा, बुक्स का कोई सब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट की बुक है, और बुक की आईडी, जैसे आईएसबीएन नंबर होता है, बुक की आईडी होगी। तो ये 4 एलिमेंट हमने कहे कि बुक्स के होंगे, बुक्स के स्ट्रक्चर में 4 एलिमेंट होंगे। तो ये एक तरह से ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं, राइट, ये एक तरह से हम ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि कोई भी बुक हो, 10 बुक हो, तो 10 बुक में ये चारों एलिमेंट उनके मौजूद होंगे, और हर एलिमेंट के अंदर यूनिक वैल्यू होगी, डिफरेंट वैल्यू होगी, राइट, ठीक है। अब देखिए डिफाइन करने का तरीका क्या था, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करा आपने, बुक्स नाम दिया, तो बुक्स एक नया डाटा टाइप बन गया है। जैसे इंटीजर आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप है, वैसे बुक्स अब एक नया यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया, क्लियर है। इसके अंदर आपने एलिमेंट डिफाइन किए, करली ब्रेसेस क्लोज करके सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। ये कहाँ करा, मेन के ऊपर करा, मेन फंक्शन के ऊपर करा आपने। अब मेन फंक्शन में आप आ गए, लिखेंगे स्ट्रक्ट, यानी मैं स्ट्रक्ट टाइप को यूज करने वाला हूं, उस टाइप का नाम क्या है, जैसे इंटीजर होता है वैसे बुक्स है यहाँ पर, ठीक है। और बुक्स में बुक 1 इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, बुक 1 इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, जैसे इंटीजर x इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, वैसे बुक्स बुक 1 इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड बुक्स इज ऑफ द टाइप यूजर डिफाइंड एंड इट्स डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर, करेक्ट। सिमिलरली दूसरा वेरिएबल हमने डिफाइन करा स्ट्रक्ट बुक्स बुक 2, ऐसे हम चाहे तो पूरी लाइब्रेरी के लिए 1000 बुक्स है तो 1000 बुक्स के अलग अलग इंस्टेंसेस हम डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट। अब क्या करें, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के अंदर हम कुछ पास कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग कॉपी करो। कहां से कॉपी करो, जो राइट साइड वाला एलिमेंट है कॉमा के बाद, उस स्ट्रिंग को उठा के कॉपी करो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट में, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के अंदर हम दो चीज पास कर रहे हैं, एक डेस्टिनेशन पहले लिख रहे हैं, आगे सोर्स, क्या चीज कॉपी करनी है। तो सी प्रोग्रामिंग हमने लिखा कि सी प्रोग्रामिंग को कॉपी करो कहां पर, बुक 1 के टाइटल में, बुक 1 के टाइटल अरे में। टाइटल अरे में कितने साइज का है, 50 साइज का है, कैरेक्टर अरे है, यानी 50 कैरेक्टर्स उसमें स्टोर हो सकते हैं। तो ये जो सी प्रोग्रामिंग है ये 50 साइज से कम है, ये पूरी की पूरी आकर के बुक 1 के टाइटल में जाके स्टोर हो जाएगी, यानी बुक 1 के लिए टाइटल बना आपका सी प्रोग्रामिंग बन गया है, करेक्ट। स्ट्रिंग कॉपी अगेन बुक 1 डॉट ऑथर, ऑथर आपका डेस्टिनेशन है, अब किसका है, बुक 1 का
ऑथर, जो कि अगेन 50 कैरेक्टर है, राइट। और इसमें आप क्या डाल रहे हैं, किसी का नाम डाल रहे हैं जो बुक का ऑथर है, से अमित सिंह हियर, ठीक है। ये आपने उठा के फिर डाल दिया। सिमिलरली book 1 डॉट सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल फॉर एग्जांपल इज द सब्जेक्ट, इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, इसको उठा करके आपने बुक 1 डॉट सब्जेक्ट में डाल दिया। फिर बुक 1 डॉट बुक आईडी, अब स्ट्रिंग कॉपी की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अब आईडी जो है, आईडी का इंटीजर टाइप है ना। अब एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में कॉपी नहीं करना है, तो हमें स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज नहीं करें, डायरेक्टली क्या करें, बुक 1 डॉट बुक आईडी जो एलिमेंट है इज इक्वल टू वैल्यू असाइन कर दिया हमने, ठीक है। कोई डाउट इसमें? सिमिलरली दो एलिमेंट बनाए थे, दो वेरिएबल बनाए थे, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 2 में भी ऐसे ही करा, बुक 2 डॉट टाइटल को क्या असाइन करा, टेलीकॉम बिलिंग। बुक 2 डॉट ऑथर को क्या असाइन करा, सैयद आबिद फॉर एग्जांपल। बुक 2 डॉट सब्जेक्ट को क्या असाइन करा, टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। बुक 2 डॉट बुक आईडी, अगेन इट्स एन आईडी, इट्स इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग कॉपी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू हमने असाइन कर दी इसकी। यहाँ तक क्लियर है? अब जो इन्फॉर्मेशन हमने असाइन करी है उसी को हम प्रिंट करें। जैसे नॉर्मली अब क्या करते हैं कि जब पहला प्रोग्राम रन करते हैं कोई अगर, तो स्कैनर से कोई वैल्यू को आपने स्कैन करा, फिर प्रिंटर से उसको प्रिंट करके देखते हैं कि वैल्यू पहुंची कि नहीं पहुंची और प्रिंट हो रही कि नहीं हो रही है ना। तो इन दोनों बुक 1 और बुक 2 वेरिएबल्स के अंदर जो कि स्ट्रक्चर टाइप के हैं, और किस स्ट्रक्चर टाइप के हैं, बुक्स स्ट्रक्चर टाइप के हैं, इनके अंदर हमने कुछ वैल्यूज असाइन करी है, अब हम उनको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन, कोई मैसेज प्रिंट कर दिया, बुक 1 टाइटल %s, %s क्या करेगा, एक अरे की जितने भी कैरेक्टर हैं सबको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। एक अरे के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, 20-30 जितने भी कैरेक्टर हैं, उसको एज अ स्ट्रिंग एक लाइन में प्रिंट कर देगा, यही करता है ना। तो क्या करा आपने, बुक 1 डॉट टाइटल, अब बुक 1 डॉट टाइटल तो अरे था, अरे में आपने सी प्रोग्रामिंग डाली थी, सी प्रोग्रामिंग आकर के यहाँ %s की जगह प्रिंट हो गया, तो पूरा आउटपुट क्या आएगा, बुक 1 टाइटल कॉलन सी प्रोग्रामिंग, राइट। बुक 1 ऑथर कॉलन, इसकी जगह क्या आएगा, अमित सिंह। बुक 1 सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, बुक 1 आईडी 6495407 सो ऑन, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट, क्लियर है। सिमिलरली बुक 2 के मैंने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिए। तो एक चीज तो समझ में आई, जब आपने कोई स्ट्रक्चर नया डाटा टाइप बनाया स्ट्रक्चर को यूज करके, तो उसको चाहे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बुक 1 डॉट बुक आईडी में असाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वैल्यू को डाल रहे हैं ना, चाहे वैल्यू को डाले या वैल्यू को प्रिंट करें, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइन नंबर 29 में प्रिंट कर रहे हैं, दोनों ही केस में डॉट ऑपरेटर यूज करके उस पार्टिकुलर एलिमेंट को, उस स्ट्रक्चर के पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि बुक्स एक स्ट्रक्चर है, बुक 1 एक वेरिएबल है, बुक 2 दूसरा वेरिएबल है, बुक 1 वेरिएबल का टाइटल चाहिए तो बुक 1 डॉट टाइटल कहेंगे, बुक 2 वेरिएबल का टाइटल चाहिए तो बुक 2 डॉट टाइटल कहेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे वेरिएबल नेम से। दोनों की वैल्यू अपनी अलग अलग है, दोनों में मेमोरी में स्पेस भी अलग अलग असाइंड है, ठीक है, क्लियर है गाइस। इसको एक बार रन करके देख लें, आउटपुट हमारा ये आना चाहिए, राइट। देखिए पहले बुक 1 का टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और आईडी आपको प्रिंट हो गया, फिर दूसरे बुक का हमने प्रिंट करा, उसका भी टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और आईडी प्रिंट हो गया, राइट, करेक्ट। तो ये एक आपका असाइनमेंट नेक्स्ट हो गया अगले लैब के लिए। तो अब दोबारा से इसको देखिए, एड्रेस को, चीज क्लियर हो रही है। अगर हम कहें कि एड्रेस में आपको कुछ रीड करके असाइन करना है, नेम, स्ट्रीट, सिटी, ऑल दोस थिंग्स, तो आप क्या करेंगे, स्कैनर से पहले किसी वेरिएबल में रीड करेंगे, करेक्ट, और उस वेरिएबल से फिर स्ट्रिंग कॉपी करके क्या करेंगे आप, एड्रेस 1 का जो वेरिएबल होगा, से फॉर एग्जांपल
इमरान एड्रेस डॉट नेम, इसको डालेंगे और वेरिएबल का नाम डालेंगे और इस पूरे को डालेंगे स्ट्रिंग कॉपी के अंदर, राइट, जैसा कि इस प्रोग्राम में हमने किया हुआ था, जैसे इस फंक्शन में कर रखा था, राइट, ठीक है, करेक्ट। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर किस लिए बनाया बताइए, देख के समझ में आ रहा होगा। आप पेंट ब्रश टाइप का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, राइट, करेक्ट। तो कोई भी अगर सबसे पहला जो बेसिक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा, अगर 2D स्क्रीन की हम बात करें तो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन अगर हम नंबर से करें, ठीक है, नंबर से करें कि डिफरेंट नंबर्स को हम अलग अलग नंबर दे रहे हैं डिफरेंट कलर्स को, तो एक्स और वाई, एक पॉइंट जो होता है, सॉरी कलर की बात नहीं कर रहे, एक पॉइंट जो होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स एंड वाई, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट को अगर हम रिप्रेजेंट करें एक बार पर नंबर से, तो एक्स को भी इंटीजर डिफाइन कर दिया, वाई को भी इंटीजर डिफाइन कर दिया, तो पॉइंट इज अ डाटा टाइप नाउ, पॉइंट इज अ डाटा टाइप defined by struct keyword and it has got two element, the x coordinate and the y coordinate, and both are of the type integer, clear है। अब तक प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, जो आपको दिखाया था कि भाई पहले तो हम स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे थे और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दे रहे थे, राइट, फिर उसके बाद मेन या फंक्शन के अंदर जाकर के हम उसका वेरिएबल बना रहे थे, स्ट्रक्ट बुक्स बुक 1 वेरिएबल बनाया, इसकी जगह हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहीं पर आपने जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करा है वहां पे भी वेरिएबल बना सकते हैं, P1, P2, P3 एंड सो ऑन विद सेमीकोलन, ठीक है ना, दे विल एक्ट एज अ ग्लोबल वेरिएबल, करेक्ट, क्योंकि मेन फंक्शन के बाहर आपने बना रखा है। और चाहे तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जहां पे वेरिएबल पहले से ना बनाए उसका, ठीक है, इसमें कोई डाउट। जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त स्ट्रक्चर को नहीं बनाया है तब क्या करेंगे, आप मेन फंक्शन के अंदर जैसे आप आए तो यहाँ पे आप अगेन बताएंगे कि हम एक डिराइव डाटा टाइप पॉइंट का वेरिएबल बनाना चाहते हैं P1 एंड दिस ड्राइव डाटा टाइप इज ऑफ द टाइप स्ट्रक्ट, यानी स्ट्रक्चर से ड्राइव किया गया है या बनाया गया है, करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, जॉब वगैरह के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ये सेंटेंस गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। स्ट्रक्ट डिक्लेयर जहां डिफाइन जहां कर रहे हैं, डिफिनेशन के अंदर इनिशियलाइज वैल्यू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जैसे आपने int x इज इक्वल टू 0, int y इज इक्वल टू 0, जहां मैंने डिक्लेयर किया वहीं पे उसको इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर किया क्या बल्कि डिफाइन किया, राइट, यहाँ तो स्ट्रक्चर का एलिमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, इस पॉइंट स्ट्रक्चर का एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं, और यहीं पे हमने क्या कोशिश करी कि उसको वैल्यू भी प्रोवाइड कर दें, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि अब साँचे की अगर आप बात करें तो साँचा तो एक होता है, लेकिन साँचे से जितने चाहे आप ब्रिक्स बना सकते हैं, राइट, तो ब्रिक्स की तो हर एक की वैल्यू एक्स वाई की अलग अलग होगी ना, अगर 10 पॉइंट बना रहे हैं, 10 पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं अलग अलग हो सकते हैं ना, तो उनकी एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको डिफाइन करने का कोई मतलब, उसको डिक्लेयर वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये अगर आप सिंटेक्स कहीं पर देखें कि जहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ पॉइंट या कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करा गया है या डिफाइन करा गया है, साथ ही उनके वेरिएबल्स की वैल्यू को भी असाइन कर दिया गया है, तो आप समझ जाएं कि ये कंपाइलेशन में आपको एरर मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रही है। मेमोरी एलोकेशन तभी होगी जब आप उसके वेरिएबल्स बनाएंगे, P1, P2, P3 पॉइंट्स के वेरिएबल बनाएंगे, तब उनकी मेमोरी एलोकेशन होगी और तब उनके लिए एलिमेंट्स असाइन होंगे एक्स और वाई के, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ऐसे समझो कि पॉइंट आपने स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो अगर आपने 4 पॉइंट बनाए P1, P2, P3, P4, तो 4 मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो गए, एक का नाम क्या है P1, इसका नाम है P2, इसका नाम है P3, इसका नाम है P4। देखो क्लास मजाक करने की जगह नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखो।
तो मान लीजिए आपने ये 4 पॉइंट अलोकेट कर दिए, ठीक है। अब इसमें जो x और y की वैल्यू आपकी है, x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है 5 हो, इसके x की वैल्यू 7 हो सकती है, y की वैल्यू हो सकता है 8 हो, सो ऑन। तो ये जो चारों पॉइंट अलोकेट हुए हैं, ये तब होंगे जब आप स्ट्रक्ट पॉइंट लिखने के बाद मेन के अंदर P1, P2, P3, P4 लिखेंगे, तब ये एलोकेशन होगा स्पेस का। और फिर आप क्या बोलेंगे, P1.x इज इक्वल टू 10, P1.y इज इक्वल टू 5, तब ये x और y की वैल्यू असाइन होगी, करेक्ट। सिमिलरली P2.x इज इक्वल टू 7, P2.y इज इक्वल टू 8, तब P2 की वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। वरना तब तक असाइन नहीं है, तब तक जैसे कोई वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू होती है, वो गार्बेज वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये आप समझो कि जैसे इंस्टेंसेस हैं, स्ट्रक्चर से जो आपने डाटा टाइप बनाया है वो एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को यूज करके उसी ब्लूप्रिंट के खाके पर आप क्या कर रहे हो, अलग अलग एलिमेंट्स बना रहे हो। ब्लूप्रिंट मेमोरी में स्टोर नहीं है, ब्लूप्रिंट की सिर्फ डिफिनेशन है। डिफिनेशन के बिना पर, डिफिनेशन के आधार पर क्या हो रहा है, रियल मेमोरी में जो चीज जा रही है वो उसके इंस्टेंसेस जा रहे हैं, उसके एलिमेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। और एलिमेंट के अंदर जो फर्दर उसकी डाटा टाइप डिफाइंड है, उनके अंदर वैल्यूज तब जाएंगी जब आप उनको डॉट ऑपरेटर लगा के उनके अंदर वैल्यू को असाइन करोगे। जैसे P1.x इज इक्वल टू समथिंग, P1.y इज इक्वल टू समथिंग, क्लियर है। तो जब आपने स्ट्रक्चर बनाया तब तक मेमोरी एलोकेशन तो हुआ ही नहीं था। मेमोरी एलोकेशन तभी होगा जब आप उसका इंस्टेंस बनाएंगे, यानी बोलेंगे स्ट्रक्ट पॉइंट P1 बनाएंगे, तब मेमोरी एलोकेशन होगा x के लिए, y के लिए, 4 बाइट एम्प्टी। फिर आप कहेंगे P1.x इज इक्वल टू 10, तो x में 10 वैल्यू चली गई, P1.y इज इक्वल टू 8 वैल्यू y में चली गई, ठीक है। तो एक तो डॉट ऑपरेटर करके आपको बताया था कि आप असाइन कर सकते हैं वैल्यू को, जो भी प्रोग्राम में हमने देखा। दूसरा तरीका ये है कि आप स्ट्रक्ट पॉइंट P1 जहां आपने असाइन करा है, जैसे अरे में आप करते हैं ना, अरे आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अरे को जहां डिक्लेयर करें उसी जगह चाहे तो इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रेसेस में उसके एलिमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट, या इनिशियलाइज कर सकते हैं, इनलाइन इनिशियलाइजेशन कहते हैं, राइट, कि आपने उसी वक्त इनिशियलाइज कर दिया सेम लाइन में। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, 0, 1 आपने इनिशियलाइज कर दिया x और y को। अब ये उसी ऑर्डर में इनिशियलाइज होगा जिस ऑर्डर में डिक्लेयर करा, x पहले डिक्लेयर करा तो 0 x में गया, 1 y में गया, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे क्या करा है, सेम तरीका यूज करके इन्होंने 0, 1 असाइन करा है। फिर क्या बता रहे हैं, हाउ टू एसेस द मेंबर्स ऑफ पॉइंट P1। अब दोबारा एसेस कैसे करें, नाउ P1.x इज इक्वल टू 20, ठीक है। पहले 0 असाइन था, P1 के x को 0 असाइन था और y को 1 असाइन था, ठीक है। अब P1.x इज इक्वल टू 20 असाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू परसेंटेज d एंड y इज इक्वल टू परसेंटेज d, राइट। यानी P1.x और P1.y की वैल्यू को यहाँ में जहाँ परसेंटेज d है वहां से रिप्लेस करके प्रिंट कर रहा हूँ। P1.x और P1.y डॉट ऑपरेटर यूज करा उन वैल्यूज को रीड करने के लिए, और रीड करके वो प्रिंट कहाँ होगी, जहाँ जहाँ परसेंटेज आपके d लिखे हुए हैं, क्लियर है। लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 1, क्योंकि x की वैल्यू बीच में आपने चेंज कर दी थी। इसका मतलब बार बार आप वैल्यूज को ओवरराइड भी कर सकते हैं, जैसे क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब ही जो वेरी करे, राइट। अब ये क्या है बताओ, पॉइंट है, साथ में z ऐड हो गया, z कब ऐड होता है, जब 3D पॉइंट हो, 3 डायमेंशनल पॉइंट हो, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट होता है ना भाई। तो देख के समझ में आ रहा होगा ना कि उसमें एक x कोऑर्डिनेट के लिए इंटीजर वैल्यू है x है, ठीक है, एक y कोऑर्डिनेट के लिए y डिक्लेयर है, एक z कोऑर्डिनेट के लिए भी अलग इंटीजर वैल्यू z डिक्लेयर है। तो अगर हम 2D पॉइंट की बात कर रहे थे तब तक तो यहाँ तक ठीक था, पॉइंट x एंड y, इंस्ट्रक्ट पॉइंट इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, तब तक ठीक था। 3D पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 3 डायमेंशनल गेम आप बना रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे क्या होगा,
उनके डाटा को स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे वो क्या करेंगे, उसमें तीनों डायमेंशंस होंगे, एक्स वाई एंड जेड फॉर एग्जांपल। करेक्ट? क्लियर हो रहा है? अब देखो, एक तरीका ये था कि हम इसको, मैं कोड को कॉपी करता हूं, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो पॉइंट का इंस्टेंस बनाना था, तो जैसे मैंने स्ट्रक्ट का बुक का इंस्टेंस बनाया, वैसे मैं पॉइंट का इंस्टेंस बनाना चाह रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, स्ट्रक्ट पॉइंट, राइट, और P1, P2, P3 जितने चाहे बनाना चाहे बना सकते हैं, राइट। एक मान लो रेक्टेंगल है तो क्या होगा, P4, 4 बनेंगे। करेक्ट? एक रेक्टेंगल को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 4 पॉइंट बनेंगे। रेक्टेंगल के 4 पॉइंट होते हैं, 3 होते, ट्रायंगल हो सकता था, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है। नाउ अगर हमें P1 को की वैल्यू असाइन करनी है, P1 के XYZ कोऑर्डिनेट की वैल्यू असाइन करनी है, तो एक काम तो हम ये कर सकते थे कि P1 डॉट x इज इक्वल टू 5 डाल दिया। ठीक है। P1 डॉट y इज इक्वल टू 7 डाल दिया। P1 डॉट z इज इक्वल टू से 18 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। एक तरीका ये हो सकता था। ठीक है। और क्या कर सकते थे, इनिशियलाइज और कैसे हो सकता था, जो अभी हमने देखा है, जो तरीका अब तक देखा है। एक ये भी हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। P1 आपने बनाया, नाउ अगेन स्ट्रक्ट पॉइंट P2, ठीक है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में 4, 7, 9 आपने ये डाल दिया। ये भी सही सिंटेक्स है। दो तरीका को बताया, या तो आप पहले पॉइंट को डिक्लेयर करिए, डॉट ऑपरेटर से उसके एलिमेंट्स को एसेस करिए और एसेस करके उनके अंदर वैल्यू को असाइन करते जाइए, या फिर उसको जैसे अरे में आप इनिशियलाइजेशन करते थे, जब अरे को डिक्लेयर कर रहे उसी टाइम में, तो आप कर्ली ब्रेसेस को यूज करके 4, 7, 9 को डिक्लेयर कर सकते हैं। 4 किस में जाएगा, एक्स में जाएगा, 7 किस में जाएगा, वाई में जाएगा, 9 किस में जाएगा, जेड में जाएगा। नाउ अब इसमें आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे इसी असाइनमेंट में आपको मिल रहा है। समझने की कोशिश करो, बताओ क्या कर रहा होगा ये। सेम पॉइंट है, सेम स्ट्रक्चर है जो भी हमने देखा वहां पर। स्ट्रक्ट पॉइंट P1 बनाया आपने, असाइन कैसे करा, P2 बनाया, इसको असाइन कैसे करा, ये देखो। नॉर्मली क्या होता था कि जब आपने 5, 7, 9 कर दिया तो 5, 7, 9 उसी ऑर्डर में असाइन हुआ जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर रखा था, राइट। यहाँ पे आप ऑर्डर को भी चेंज कर रहे हो, राइट। यानी डॉट वाई लगाने का मतलब है वाई में 0 डाल दो। आप क्या करते, P1 डॉट वाई लगाते ना, तो आपने P1 डिक्लेयर करा, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद डॉट वाई लगा रहे हो आप, डॉट वाई इज इक्वल टू 0, यानी वाई को 0 असाइन कर दिया। उसके बाद जेड को असाइन कर रहे हैं, डॉट जेड इज इक्वल टू 1 असाइन कर दिया। उसके बाद डॉट एक्स इज इक्वल टू 2 असाइन कर दिया। तो अब यहाँ ऑर्डर चेंज है बेसिकली। ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर का ही एक सिंटेक्स है, तरीका है करने का। फर्क इतना है कि अब हम ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस तरह हम चाह रहे हैं उस तरह असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड सिंटेक्स में क्या हो रहा है, ओनली एक्स इज असाइन, रेस्ट वाई एंड जेड आर अनअसाइंड। उनमें मे बी गार्बेज वैल्यू कुड बी स्टोर्ड ओवर देयर। ठीक है। तो जब लैब में करो तो ये सारे आपको मैं ये सेंड कर दूंगा लिंक, ये सारे रन करके चेक करना। ठीक है। ये ऑनलाइन ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास लेकर के आया, सारा ऑनलाइन कोड है आपका। तो कॉपी पेस्ट करके इसको रन करके चेक करना क्या हो रहा है, इनमें कुछ ट्विकिंग करना, चेंजेस करना। ठीक है। और फिर उनकी वैल्यूज को प्रिंट करके देखना। ठीक है। तो इससे आपको सिंटेक्स फॉर्मली दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है। इससे एग्जाम्स वगैरह में आपको फायदा होगा इससे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज जी, वाई इज इक्वल टू परसेंटेज जी, z इज इक्वल टू परसेंटेज d, राइट। P1 डॉट x, P1 डॉट y, P1 डॉट z। ठीक है। यहाँ पे हम ऑर्डर अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, पहले हम y को प्रिंट करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले y लिख देंगे, यहाँ P1 डॉट y पहले लिख देंगे,
ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे तो हमारे पास आसानी है। प्रॉब्लम बस यहाँ की थी, इसका तरीका आपको बता दिया कि डॉट ऑपरेटर ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं, जिस वेरिएबल में असाइन करना है उसको साथ में लिख देते हैं, उसके बाद इक्वल टू वैल्यू असाइन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट है, सेम एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें है। अब यहाँ पे क्या आप डिक्लेयर कर रहे हैं, P1 P2 सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे, बल्कि एक अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी ये अरे कंटेन्स 10 पॉइंट्स। जी सर, हाँ सर बताइए। क्लास में, क्लास के बाद क्या बोल रहे हैं? हेलो हेलो, अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे आप इंटीजर टाइप का इंटीजर एक्स ब्रैकेट 10, तो आपने एक्स टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा जो कि अरे है ऑफ 10 एलिमेंट्स, राइट? सिमिलरली दिस इज एन अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स ऑफ द टाइप पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें ARR ऑफ 0 आप असेस कर रहे हैं, तो यानी 0th इंडेक्स का पहला एलिमेंट। ARR ऑफ 9 करेंगे तो यानी 10th एलिमेंट आप असेस करेंगे। डॉट एक्स, उसी में आप डॉट लगाएंगे, इज इक्वल टू वैल्यू असाइन कर दिया 10। करेक्ट? सिमिलरली ARR ऑफ 0 ऑफ y is dot ARR 0 of dot y is equal to 20, so on. ठीक है, and we use the same construct to basically print also the result. ठीक है, चला के देखना है इसको क्या। ये मैं हटा दे रहा हूँ जब तक मैंने करा है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है पॉइंट का। ये वाला कोड मैंने कॉपी किया था, इसको डिलीट कर देता हूँ। मेन में आ गए आप, मेन में आकर के आपने अरे डिक्लेयर करा इसका। डिक्लेयर करने के बाद अरे 0 के लिए आपने x की वैल्यू को असाइन किया, अरे 0th एलिमेंट के लिए y की वैल्यू को असाइन करा, और x और y की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेट मी प्रिंट एंड सी। बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए 1020 आ गया। ठीक है, यहाँ रिटर्न 0 कर दिया था, इसलिए आगे नहीं गया। फिर ये आगे कुछ प्रिंट क्यों नहीं करा, क्योंकि रिटर्न हमने 0 कर दिया था। ध्यान दे रहे ना आप, हमने यहाँ भी तो प्रिंट कर रखा है, स्ट्रिंग कॉपी करा है, उसके बाद प्रिंट कर रखा है, इधर काफी कुछ प्रिंट कर रखा है, लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मैंने रिटर्न 0 कर दिया था पहले ही। क्लियर है? अब मैं क्या चाहता हूँ कि अरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट में मैं वैल्यू कुछ असाइन करना चाहता हूँ x के लिए और y के लिए। कौन यहाँ आके मुझे कोड लिख करके असाइन करके रन करके दिखाएगा? कौन आएगा बताइए लाइव? सामने सिंटेक्स लिखा हुआ है, सेम उसी को रिप्लेस करना है, एक लाइन और नीचे लिख देनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका स्ट्रक्चर पॉइंट है, करेक्ट? इसमें दो वेरिएबल x और y है, यही लाइव हो जाएगी अभी। इसका आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा जो कि अरे टाइप का है, यानी ये अब एक पॉइंट ना होकर के 10 पॉइंट है। ठीक है, 10 पॉइंट है, अरे ऑफ 10 पॉइंट। अब
पहले पॉइंट जो कि जीरो इंडेक्स पे होगा उसको सेट करने के लिए हमने क्या करा ARR ऑफ 0 ARR ऑफ 0 डॉट x उस पे 10 असाइन कर दिया ARR ऑफ 0 डॉट y इज इक्वल टू 20 असाइन कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट को असाइन करना है सिमिलरली मुझे जितने एलिमेंट है सब में असाइन करना है और 10 एलिमेंट्स का असाइन करना है कैसे असाइन करूं कौन करेगा अरे आगे हाथ तो लगाओ कीबोर्ड पर करते तो समझ आ रहे थे समझ आ रहा है अभी तो थोड़ा सा हाथ लगाओ यार थोड़ा सा आ जाओ आगे वाले भाई आगे आ जाओ अरे आ जाओ यार I didn't. मैं बताऊंगा डरो मत ठीक है इतना डरने से कैसे प्रोग्रामिंग आएगी देखो ये सिंटैक्स देख रहे हो ना सेम ये जो सिंटैक्स है इसी को यूज करो पहले अरे वन के लिए बनाओ असाइन करो कोई वैल्यू क्या करेक्ट Yes. ब्रैकेट स्क्वायर होगा Yes, sir. 1 ठीक है कौन सा एलिमेंट चाहिए x चाहिए X x इसको कोई वैल्यू तुम असाइन कर रहे हो equal to 30 सेमीकोलन yes, yes. next d आएगा 1 अगेन याद ना ऊपर देखते रहो Yes, sir. यार तुम क्यों कर रहे हो Oh, sorry. इस पहले एलिमेंट का Yes, yes. जीरो एलिमेंट जैसे xy था वैसे फर्स्ट एलिमेंट का 2 होगा ना Yes, sir. इसका समझ नहीं आई बात दोनों में प्रिंट होगा पर्टिकुलर को से ऊपर निकल जब तक ये स्टार ऊपर दिख रहा है तो सेव नहीं फाइल है कंट्रोल दबा के ऐसे होगा Yes, sir. सेव हो गई Yes. अब रन करो इसको जब रन करना पहले बिल्ड करना पड़ेगा ना Yes, sir. बिल्ड एंड रन करो बिल्ड एंड क्या हुआ इसे दबा अब देखो 10 20 पहला कोऑर्डिनेट पिन हुआ Yes. अरे का 20 25 30 25 दूसरा कोऑर्डिनेट पिन हुआ ठीक है अब आप जाओ अब ये बताओ कि इसको मैं 30 फिर 25 को नीचे लेफ्ट लाइन लेना चाहता हूँ एक लाइन में हो गया कौन करेगा वैसे आगे करके दिखा दो एक मिनट काम है कौन करेगा आ जाओ थोड़ा इंटरेक्टिव रहो भाई चलोगे मैं तो क्या कह रहा हूँ ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रिंटेड है ना ये P1 है ये P2 है राइट एक ही लाइन में प्रिंट हो गया ना समझ में नहीं आ रही है बात इसको दूसरा कोऑर्डिनेट नीचे आ जाए क्या करेंगे क्या करना चाहिए बताओ
दबानी बातें नहीं यार, दबानी बातें एक स्लैगर लगाने की दबानी बातें लगा लो बेटा। अरे जानना क्या होता है? ऑटोमेटिक बताऊंगा ठीक है, आप बताओ सर मुझे आप गाइस, जितने लोग फ्लैशिंग कह रहे थे इनको बताओ फ्लैशिंग कहाँ लगाना है। देखो बता रहे हैं, सुनो परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी के पहले कॉलम सेमी कॉलम हाँ प्लस एन बैक साइड का चाहिए होगा मैं भाई कहाँ पे चलेगा कोटेशन बंद करो, डबल कोट बंद करो, डबल कोट कॉमा लगाओ, कॉमा उड़ा दिया तुमने, लगा दिया, लगा दी सर सेव करो, कंट्रोल एस से सेव करो, कंट्रोल सबको दबा के ये बिल्डिंग रन करो। वेट आगे मैं तो चला इनसे मतलब इतना मामूली काम करने के लिए आप लोग का हाथ ऐसे फूल रहा है जैसे कि मतलब क्या बड़ी चीज करने को कह रहा हूँ। इसके अलावा और क्या कर सकते थे, यहाँ प्रिंट एफ एक अलग स्टेटमेंट लगा सकते, इसके अंदर बैकस्लैश लगा देते, ज्यादा क्लियर हो जाता, वो भी हो जाता। अब बताओ इसको मुझे फॉर लूप चला करके एक फॉर लूप चलाना है और x और y की वैल्यू 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह 9 9 तक असाइन करना है। ये काम कौन करेगा? अरे हमारे पास जो वाइट टाइप का स्ट्रक्चर है, अरे में 10 एलिमेंट का है, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 0 to 9। अब मैं एक लूप चलाना चाहता हूँ, फॉर लूप बता दे रहा हूँ, फॉर लूप चलाऊंगा जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चलाने के दौरान इनिशियली फर्स्ट पॉइंट है p1 यानी ARR ऑफ 0 उसकी वैल्यू जो असाइन हो 0 0 असाइन हो, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ शुरू हो ना वो चीज, ठीक है। फिर दूसरा p1 जो है उसका 1 1 असाइन हो, तीसरा का 2 2 असाइन हो। अगर एक लाइन खींचेंगे तो 45 डिग्री से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना। ये मुझे कोड लिखना है, बताओ कैसे करूँगा। इसको मैं उतार देता हूँ, ठीक है, या इसको एक काम करो, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ ताकि आप सिंटेक्स इसका देख पाओ, सिंटेक्स में छुपा नहीं रहा हूँ, ठीक है। डिलीट कर दूं, चलो कौन करेगा ये? करोगी? करने को पूछा हो, करोगी? इतना भी ट्रस्ट नहीं है पूरी क्लास तो आया फॉर लूप चलाना फॉर लूप पहले लगाओ, इसके बाद क्या करते हैं, तीन कंडीशन होता है, I equals to 0 int i टाइप पे डिक्लेयर करो, i पे डिक्लेयर नहीं करता, int i इक्वल टू 0 0 फिर comma सेमीकोलन या सेमीकोलन को यूज करते हैं बेटा, सेमीकोलन I equals to i is लेस देन जीरो से शुरू हो रहा है ना, तो लेस का होगा, नहीं होगा तो नेगेटिव जाएगा, i is less than सेमीकोलन और i को इंक्रीमेंट करते जाओ, i प्लस 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 यानी i इक्वल टू i प्लस 1, इसका मतलब ये है ना। अब यहाँ पे लगाओ एक ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस वाला, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट को नीचे लाओ, एंटर कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर कोड लिखो, क्या करना है, ARR ऑफ 0 क्या लिखे बताओ, ब्रैकेट में इसका ब्रैकेट क्या लिखे, 0 0 1 2 नहीं, मुझे 0 इंडेक्स पे 0 0 0 पे 0 जाना है, तो हमें हार्डकोड नहीं करना है, वहाँ पे लिखो i की वैल्यू तो 0 से 1 2 3 होती जा रही है, लिखो i डॉट वहाँ पे डॉट ब्रैकेट के बाद ऊपर वाला देखो ना, ये ऊपर वाला कैसे लिखा हुआ है, yes sir डॉट dot x इज इक्वल टू क्या करना है, 0 0 ही करना है, तो वैल्यू क्या जाएगी, 0 आगे जाएगी स्पेस देन i, x तो x में 0 चला गया,
सेमीकोलन से डिनोट करो लाइन को, नेक्स्ट लाइन ए आर ऑफ आई ऑफ वाई, पढ़ने का तरीका ऑफ वाई इज इक्वल टू अगेन एस की वैल्यू भी जीरो चाहता हूँ, वाई की वैल्यू भी जीरो चाहता हूँ। तो फर्स्ट एडिशन में क्या होगा, ए आर ऑफ जीरो में जीरो जीरो चला जाएगा दोनों में। नेक्स्ट एडिशन में आएगा ए आर ऑफ वन में क्या जाएगा, वन वन चला जाएगा, फिर टू टू चला जाएगा। फिर अगर तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो तो ऐसा हुआ, जीरो से शुरू किया, 1 2 3 इस लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे ये ड्रॉ हो जाएगी आपकी। अब ये वैल्यू तो तुमने असाइन कर दी, अब वैल्यू को प्रिंट करना है, प्रिंट कोई और करेगा। आ जाओ, पूरा स्ट्रक्चर हमारा वैल्यू से मदद करने चली गई, ठीक है। अब इन वैल्यूज को प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है, पहली लाइन में 0 0 लिख करके आए, दूसरी लाइन में 1 1 लिख करके आए, तीसरी लाइन में 2 2 लिख करके आए, तो वहां प्रिंट हो जाएगा। कौन करेगा इसको, फिर लूप चला देंगे, अभी लूप चलाया उसके बाद लूप चला देंगे। ये तो करते हैं, आओ जी क्या नाम है तुम्हारा? हीरो कम नाम है, ठीक है। क्या लिखना है, यार तुम्हारा आधार कार्ड नंबर प्रिंट क्या प्रिंट करना है? बताओ कैसे करेंगे। जैसे तुमने ये लूप चलाया है ना असाइन करने के लिए, वैसे ही लूप चलाना है तो प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने का ये तुम्हें दिखा रखा है तरीका, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ भाई तुम्हें बता सकते हो। और एक सेकंड, ये माउस कर्सर रहता है, हाँ नजर नहीं आ रहा है इससे, चलो स्पेस स्पेस हाँ आए और स्पेस उसको बोलते हैं क्या ऐसे, और के बाहर में लेके स्पेस जो है ऐसे, अरे यार हाँ ठीक है। लाइन दोबारा से इंटाइम डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, इंटीजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले बताओ। इंटाइम ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, करा हुआ है या दोबारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ऑफ कोर्स कर सकते अभी उल्टा क्यों दिया तुमने, आईडी मैं पूछ रहा था तुमसे जी सर। क्यों कर सकते हैं, जरा बताओ। अगर कर सकते हैं तो डुप्लीकेट नहीं हो गई है, क्यों कर सकते हैं बताओ। लूप चला तो चला रहे हैं इसका आई का जो स्कोप है, जी। तो मतलब इसकी लिमिटेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म हो जाएगी। हाँ इसके बाद ये खत्म आई, अब दूसरी जगह तुम आई शो कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, उसको पुराना आई नहीं याद है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमने आई डिफाइन कर रखा होता फिर तुम इंट आई यहाँ पे करने होती है तो तुम्हें दिक्कत होती है, क्योंकि फिर वहाँ पे एक स्कोप में डिफाइन है, मेथड के स्कोप में, फिर तुम ब्लॉक के स्कोप में अलग डिफाइन कर रहे हो, ठीक है ऐसा सर। नहीं कर सकते। आई इज लेस देन 10 ना सेम सेम चीज रहेगी, आए सेम चीज क्यों समझ आ रही है बात। सर लूप चला रहे 9 तक वो करना है। चलो ठीक है, क्या करो। अब हमें प्रिंट करना है, ये प्रिंट वाला इंस्ट्रक्शन। हाँ तो यही सेम लिखना है। हाँ तो स्पेस देखो, स्पेस स्पेस डॉट से लेके अलग पॉइंट डी स्पेस स्पेस स्लैश चेक कर दो ताकि दो लाइन अगला आ जाए। स्लैश एन। ये तो पहली लाइन प्रिंट होगा, उसके बाद जो है वो नहीं नेक्स्ट लाइन में आएगा। जी सर। अब कॉमा क्या लिखेंगे, ए आर ऑफ आई आई डॉट डॉट एक्स एक्स हाँ सर स्पेस कॉमा एक सेकेंड स्पेस हाँ आई डॉट वाई सेमीकोलन। अब इसको देखो अभी सेव है कि नहीं फाइल बताओ। नहीं सर। ये स्टार दिख रहा है, इसका मतलब सेव नहीं है। हाँ सर। कंट्रोल एस करो, सेव हो गया। हाँ क्योंकि नया कोड तुमने लिखा है तो बिल्ड भी करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में, ये बिल्ड में जाकर बिल्ड एंड रन करो, बिल्ड ऑप्शन सर तो हो रहा है ऐसा, उधर भी इधर भी दिख रहा है। यस यस हो गया। हाँ सर। देखो जब तक हाथ नहीं लगाओगे चीज नहीं आएगी, सिंपल सी चीज भी तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कीबोर्ड उठा लिया करोगे। ठीक है, सिंपल सा काम एक वेबसाइट हैंड लगाने के लिए पूरी वीडियो को याद किया लैप करोगे कैसे करोगे काम,
थोड़ा भाई प्रैक्टिकल करना शुरू करो, घर पे भी टाइम दो, जो कुछ क्लास में कवर हो रहा है उसको भी, सी की कोई भी किताब उठाओ। तुम यार मुझे लग रहा है अक्सर तुम लोग में से प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट भी करके तुम लोगों ने नहीं देखा है। क्यों भाई, तुम्हें कुछ प्रोग्राम लिखने को दे, लिख दोगे? कुछ प्रोग्राम छोटा सा लिखने को दे, हाँ एक नेक्स्ट टाइम विशाल। अभी अभी रोजा लग रहा है ना, अफ्तार के बाद है। ठीक है, तो क्लियर है जितना? इसको बाद में बताऊंगा, पॉइंटर्स का जो चक्कर है वो बाद में बताऊंगा जब। अच्छा, ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं? हमें पढ़ना है लिंक लिस्ट और दूसरे भी स्ट्रक्चर, जब ट्रीज वगैरह दूसरे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, लेकिन उन सबको अब जैसे लिंक लिस्ट में नोड बनाना है तो नोड भी तो ड्राइव डाटा टाइप होगा ना, तो पहले हम ड्राइव डाटा टाइप बनाना सीख रहे हैं अभी, उसके बाद फिर पहुंचेंगे लिंक लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोच रहोगे कि सर अभी लिंक लिस्ट पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में, आज कुछ और पढ़ाने लगे। उसके आगे बढ़ने के लिए अभी प्रीरिक्विजिट है, ये जरूरत की चीज है, तो हम इसको सीख रहे हैं फिर उसे वापस आएंगे। ठीक है, ये सब अभी आप समझ नहीं पाएंगे, इसको रहने दीजिए। ये हो गया। अब बताओ ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? ये सारे प्रोग्राम आपको रन करने हैं जो मैं आपको दूंगा ना लिंक इसके, ये सारे आपको रन करने होंगे। गाइस ये प्रोग्राम क्या कर रहा है बताओ? अब एक्सप्लेन करना है इसको, कौन एक्सप्लेन करेगा? देखो एक स्टूडेंट टाइप का हम डाटा टाइप बना रहे हैं, इसमें नेम है और एज है, यानी स्टूडेंट का एक नाम होगा और उसका एज होगा, राइट? नाम की साइज क्या है? 50 कैरेक्टर्स। एज न्यूमेरिक वैल्यू है 4 बाइट की, स्टोर करेगी। अच्छा, ये जो मेन से पहले हम जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? सी लैंग्वेज में डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन आप देखोगे कहीं नीचे लिख रखा होगा इन्होंने, ये देखो डिस्प्ले फंक्शन नीचे लिख रखा है, राइट? डिस्प्ले फंक्शन नीचे लिख रखा है चूंकि, लेकिन मेन से पहले ये इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। ये क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? बेसिक सी पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मेन में हम इस डिस्प्ले फंक्शन को यूज करने वाले, देखो यहाँ कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन को, और उसका जो डिफिनेशन दिया है उसके लाइन के मेन के खत्म होने के बाद दे रखा है। तो जब हमारा कंपाइलर पढ़ते हुए आगे बढ़े तो ये डिस्प्ले को देख करके वो तैजुब ना करे कि भाई डिस्प्ले क्या चीज है, अनरिकॉग्नाइज्ड चीज है। तो प्रोटोटाइप पहले देकर उसको समझा रखा है कि भाई डिस्प्ले एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और ये इस टाइप के पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, उसका पैरामीटर ये है। तो जैसे हम इंटीजर x is a parameter of the type integer, similarly s is a parameter here of the type student which is defined using the struct। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एलिमेंट का भी पैरामीटर आप वैसे ही लेंगे जैसे नॉर्मल आप लेते हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। ठीक है, तो एक डिस्प्ले फंक्शन नीचे हम किसी पर्पस के लिए हमने लिख रखा है, उसका प्रोटोटाइप हमने पहले बता दिया, ताकि उस फंक्शन के तक पहुंचने से पहले अगर हम कहीं इसको यूज करना चाहें तो कर पाए, राइट? अब देखो मेन में क्या हो रहा है, मेन में स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 नाम का एक वेरिएबल बनाया उसका, प्रिंट इंटर द नेम, scanf परसेंटेज। बेसिकली हम ये फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, और फॉर्मेटिंग करने के बाद नेम को हम उठा करके रीड कर रहे हैं, s1.name में रीड कर रहे हैं। जैसे वेरिएबल x आप लिखते हैं ना, तो वेरिएबल x की जगह आप s1.name आप लिख रहे हैं। ठीक है, फर्क क्या था कि वहां पे आप एम्परसेंड लगाते थे, यहाँ पे आप डायरेक्टली s1.name लिख रहे हैं, वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। s1 जो वेरिएबल है इसका नेम, इसके अंदर हम उठा करके जो वैल्यू रीड कर रहे हैं उसको डाल दे रहे हैं। फिर इंटर एज परसेंटेज d, यहाँ पे चूंकि देखो ये जो था s1 नेम जो था, नेम कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर का जो पहला जो पॉइंटर होता है वो खुद पहला जो
इंडेक्स होता है वो खुद एक पॉइंटर होता है, राइट? ठीक है, अगर हम नेम मतलब एक अगर अरे का नाम हम यूज करें तो दैट्स लाइक आई एम यूजिंग अ काइंड ऑफ एड्रेस फॉर द होल ऑफ द अरे, इसलिए यहाँ पे हमने एम्परसेंड नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे चूंकि एज है, एज एक इंटीजर वेरिएबल है, तो नॉर्मली अगर इन टेक्स्ट होता तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे एम्परसेंड लगाते, इसलिए हमने यहाँ पे s1 डॉट एज में एम्परसेंड यहाँ लगा दिया है। क्लियर हो गया है? ठीक है। कभी अरे में अगर आप कोई चीज स्कैन करोगे तो अरे का सिर्फ यहाँ नाम देते हो ना। अरे में कोई अगर कोई स्ट्रिंग को स्कैन करके अरे में प्लेस करना चाह रहे हो तो यहाँ सिर्फ नाम देते हो, उसके पहले एम्परसेंड नहीं लगाते हो कभी, ध्यान रखना, ये रूल होता है, राइट? तो सेम अप्लाइज ओवर हियर बिकॉज नेम इज अ कैरेक्टर अरे। तो अगर अरे है तब सिंपली वेरिएबल नेम s1 डॉट नेम तुम डाल दोगे। जी भाई क्लास कह रहा हूँ, क्या क्या हाँ क्या हुआ? क्या चीज का है? अच्छा चलिए भाई अब रूम पे है ना, अभी मैं अब क्लास लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो ये बेसिकली आपने क्या करा, नेम को के अंदर वैल्यू को प्लेस करा, एज के अंदर वैल्यू को प्लेस करा, नेम के अंदर एक कैरेक्टर सीक्वेंस को प्लेस करा जो कि नेम नाम के अरे में गया, कैरेक्टर अरे में गया, और एज में एक इंटीजर वैल्यू को प्लेस करा। फिर इस s1 को, जो s1 वेरिएबल है जिसमें ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी जा चुकी हैं, उसको डिस्प्ले फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अब प्रिंट करने का काम क्या कर रहा है, डिस्प्ले फंक्शन कर रहा है, करेक्ट? डिस्प्ले फंक्शन में क्या हो रहा है देखिए, डिस्प्ले फंक्शन में पहले आपने बताया कि जो आपके पास s1 आ रहा है वो यहाँ पे s नाम के वेरिएबल में आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं अभी बच्चे घर पे नहीं है, आपको मैंने मैसेज डाला था ना, वो आज मतलब स्कूल गया है हमदा, तो देर से आएगा, तो असर बाद या मगरिब बाद जब आप बेहतर समझें, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपने पास किया कंटेनर, उसका नाम क्या है, ये जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, s1 है। और यहाँ पे जब रिसीव करेंगे किस वेरिएबल में रिसीव करेंगे, इसके मेथड लोकल वेरिएबल यानी s में रिसीव करेंगे, राइट? s में रिसीव करने के बाद आप क्या कह रहे हैं कि s का नाम प्रिंट कर रहे हैं परसेंटेज s यूज करके, और एज प्रिंट कर रहे हैं, ऊपर मैसेज प्रिंट कर दिया डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन, करेक्ट? ठीक है। तो बेसिकली हमने करा क्या है कि एक स्टूडेंट का नाम और एज स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें नाम भी हो और एज भी हो, और उसको कीबोर्ड से रीड करा, उन वैल्यूज को प्रिंट करा। चाहते तो हम इसका कंप्लीट अरे बना सकते थे जहाँ की पूरे क्लास के सारे स्टूडेंट की वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता था एक लूप चला करके, जैसे अभी हमने लूप चला के करा है। फिर स्कैन ऑपरेशन जो है वो लूप के अंदर ही होता है, ठीक है? तो लैब में जब आप करेंगे तो इस चीज को मॉडिफाई करिएगा कि आप एक अरे बनाइए 10 एलिमेंट्स का, और 10 स्टूडेंट की वैल्यू आप एंटर कराइए कीबोर्ड के थ्रू, और फिर 10 का आउटपुट प्रिंट करिए डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, करेक्ट? तो ये करना होगा आपको लैब में एज एक्सरसाइज। ये उसको आउटपुट शो करा है, तीनों लिंक मैं आपको भेज दूंगा, बल्कि अभी भेज ही देता हूँ, देखता हूँ खुलता है तो। व्हाट्सएप पे पास कर देता हूँ आपके। ये तीनों देखिएगा, ठीक है? चलिए इतने भी रोकते हैं आज।